अमेरिका ने नया 5,000 पाउंड का बंकर बस्टर ईरान की किलेबंद जहाज रोधी मिसाइल गुफाओं पर दागा है। नतीजा पूरी तरह से विनाश, अफरा तफरी और दहशत। ये नक्शे पर छिपे लक्ष्य नहीं, बल्कि मुल्ला की आतंकवादी नौसेना के केंद्र थे, जो दुनिया के 5वें हिस्से के तेल प्रवाह को खतरे में डाल रहे थे। ये युद्ध में एक और मील का पत्थर है, जिसमें अमेरिका लगातार आक्रामक रहा। जैसे ही यह एक समन्वित अभियान के साथ आगे बढ़ता है, जिसमें अब तक कभी इस्तेमाल न किए गए हथियार, साथ ही B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, B-1 हैवी हिटर और B-52 सैचुरेशन बॉम्बर शामिल है, इसके प्रभाव ईरानी सेना के लिए विनाशकारी हैं। इन घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पहले आइए नए बंकर बस्टर्स और उनके हाल ही में इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। ये सब बस कुछ रात पहले 17 मार्च को शुरू हुआ था। अमेरिकी विमानों ने ईरान के दक्षिणी तट पर उड़ान भरकर 5,000 पाउंड के बंकर बस्टर्स गिराए। ये लक्ष्य रैंडम नहीं थे। बम सीधे होर्मुज, जलडमरू मध्य के किनारे बने उन भूमिगत ठिकानों पर गिरे जहां ईरान ने अपनी एंटी शिप क्रूज मिसाइलें छुपा रखी थीं। मिसाइल साइट्स वहां खास वजह से थीं। ईरान ने उन्हें वहां जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी टैंकर को धमकाने के लिए तैनात किया था। साथ ही छोटी हमला नौकाओं से अहम मार्गों में बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही थी और उन नौकाओं को गश्त करने व जहाज़ों को परेशान करने के लिए भेजा जा रहा था। धीरे धीरे दबाव इतना बढ़ गया कि जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाला सारा यातायात पूरी तरह से रुक गया। तभी इसका वैश्विक असर शुरू हुआ। यह संकरा जलमार्ग हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल ले जाता है। तो जब जहाज़ों की आवाजाही रुक जाती है, तो इसका झटका बहुत तेजी से फैलता है। तेल बाजारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कुछ ही दिनों में कीमतें $110 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई, जिससे असर सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक नहीं रहा। इसका असर हर जगह दिखने लगा। पेट्रोल पंप पर महंगे ईंधन से लेकर महंगी उड़ानों और बढ़ती किराने की बिलों तक। ये कुछ ऐसा है जिससे आप में से कई लोग शायद परिचित होंगे। इसी कारण अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर हमला किया। इस काम के लिए GBU 72 बम इस्तेमाल होते हैं, जो सेना के पहले बमों से काफ़ी बेहतर हैं। हर एक का वजन करीब 5,000 पाउंड होता है। लेकिन बात सिर्फ आकार की नहीं है। इसका ज़्यादातर वजन एक मोटे स्टील के वारहेड से आता है, जिसे BLU 138 कहा जाता है। उस खोल को मजबूती से खास वजह से बनाया गया है ताकि वह टक्कर सह सके, आकार बनाए रखे और टूटने के बजाय आगे बढ़े। खोल के भीतर ही मामला सच में गंभीर हो जाता है। बम में 1,000 पाउंड से ज़्यादा हाई एक्सप्लोसिव्स होते हैं, जिनमें PBXN 109 और AFX 757 मिश्रित हैं। इन विस्फोटकों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे गिरने और टकराने के दौरान स्थिर रहे और फिर सही समय आने पर अपनी सारी ऊर्जा एक साथ छोड़ दें। बम केवल जोर से नहीं, समझदारी से गिरता है और अपनी ताकत सबसे अधिक नुकसान के वक्त इस्तेमाल करता है। गाइडेंस सिस्टम इसे बेहद सटीक बनाता है। पीछे की तरफ डैम सिस्टम GPS के साथ साथ अपनी आंतरिक नेविगेशन का इस्तेमाल करता है ताकि बम को पूरी तरह से लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। चाहे हालात बिल्कुल सही न भी हों, यह गिरते समय लगातार अपने रास्ते को एडजस्ट करता रहता है। इसी वजह से ये बम ठीक उसी जगह से कुछ ही मीटर के अंदर गिर सकते हैं जहां इन्हें निशाना बनाया जाता है। यहाँ सिर्फ आसमान से गिराई गई ताकत नहीं है, यह नियंत्रित, सटीक और सोच समझकर किया गया हमला है। इस हथियार की खासियत है कि ये फटने से पहले गहराई तक जाता है। इसे ऊंचाई से छोड़ा जाता है और जैसे जैसे यह गिरता है, गुरुत्वाकर्षण इसे और तेजी से नीचे खींचता है, जब तक कि ये जमीन से नहीं टकराता। जबरदस्त ताकत के साथ, जैसे कोई तेज रफ्तार ट्रेन स्टील से टकरा जाए। उस रफ्तार के साथ साथ इसकी मजबूत नोक इसे 150 फीट से ज्यादा ठोस मिट्टी या करीब 15 फीट मोटे प्रबलित कंक्रीट को भेदने की ताकत देती है। लेकिन असली फायदा इसके बाद होने वाली चीज से मिलता है। बम के अंदर एक स्मार्ट फ्यूज होता है जो मिट्टी, पत्थर और कंक्रीट की परतों को पार करते समय अपने चारों ओर की रुकावट को महसूस करता है। टकराने पर फटने की बजाय यह इंतजार करता है। यह तब तक और गहराई में जाता रहता है जब तक सही जगह नहीं पहुंच जाता। फिर ठीक उसी पल धमाका करता है जब यह सबसे ज्यादा नुकसान कर सकता है। जब आखिरकार धमाका होता है तो वह जमीन के काफी नीचे दबा होता है। उसके झटके सुरंगों को चीर देते हैं, कमरों को गिरा देते हैं
और अंदर से बाहर तक सब कुछ कुचल देते हैं। इनके इस्तेमाल से जमीन सिर्फ फटती नहीं बल्कि हिलती भी है। इसलिए ये ईरान के मजबूत ठिकानों पर असरदार है। ईरान की मिसाइल प्रणालियां लंबी भूमिगत सुरंगों में छुपी रहने के लिए बनाई गई थी, जिन्हें कई परतों वाले कंक्रीट और चट्टानों से तब तक सुरक्षित रखा जाता है जब तक वे दागने के लिए तैयार नहीं हो जाती। ये हथियार उनकी बढ़त को कमजोरी में बदलता है और छुपे स्थानों को नष्ट करता है जहां उन्हें सुरक्षित रहना था। GBU-72 के बारे में सुनकर लग सकता है कि ये अचानक कहीं से आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज कुछ सालों से बन रही थी और 2021 में अमेरिका के परीक्षण स्थलों पर सेना ने इसके शुरुआती संस्करणों को F-15E स्ट्राइक ईगल जेट से गिराकर इसकी टेस्टिंग शुरू की थी। तब वे इसकी सटीकता जैसी बुनियादी बातें जांच रहे थे। क्या यह असली हालात में उम्मीद के मुताबिक गहराई तक मार सकती है? शुरुआती टेस्ट सफल रहे तो 2024 तक B-1 बॉम्बर्स पर टेस्टिंग शुरू हो गई और खेल बदल गया। इंजीनियरों को यहां तक कि इन बमों में से कुछ को पंखों के नीचे बाहरी रैक पर कैसे ले जाना है यह भी तय करना पड़ा। ये जितना सुनने में लगता है उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसका मतलब है कि एक बॉम्बर एक मिशन में एक से ज्यादा बम ले जा सकता है। अधिक बम, एक साथ कई टारगेट्स पर हमला और जमीन के नीचे छुपी चीजों पर ज्यादा दबाव, यही ये सबसे अलग दिखता है। GBU-72 पुराने हथियारों जैसे 1990 के दशक के GBU-28 पर आधारित है, लेकिन ये उससे भी आगे जाता है। ये और गहराई तक जाता है और भी ज्यादा ताकत से हमला करता है। इसका खोल और भी मजबूत है ताकि ये टक्कर झेल सके और नीचे तक घुसता रहे। इसका फ्यूज और भी स्मार्ट है, जिससे बम तब तक इंतजार करता है जब तक वो बिल्कुल सही जगह पर नहीं पहुंच जाता और फिर फटता है। इन सब को मिलाकर हर हमला जमीन के नीचे कहीं ज्यादा नुकसान करता है। यह एक कमी को भी पूरा करता है। यह पुराने GBU-28 और B-2 बॉम्बरों द्वारा सबसे कड़ी सुरक्षा वाले ठिकानों पर इस्तेमाल किए जाने वाले 30,000 पाउंड के विशाल बंकर बस्टर के बीच आता है। अमेरिका ने पहाड़ों के नीचे छिपे लक्ष्यों के लिए अब तक का सबसे बड़ा पारंपरिक हथियार इस्तेमाल किया है। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP ले जाता है, जो 30,000 पाउंड का सबसे बड़ा पारंपरिक बंकर बस्टर बम है। यह साधारण हथियार नहीं है, इसे वो करने के लिए बनाया गया है जो और कोई नहीं कर सकता। ये 200 फीट से ज्यादा मिट्टी और मजबूत कंक्रीट भेद कर गहरे भूमिगत किलों तक पहुंच सकता है। इन MOPs के ईरान के सबसे किलेबंद मिसाइल शहरों और संदिग्ध परमाणु संबंधित ठिकानों पर गिरने से विनाशकारी परिणाम हुए। तेहरान के अजेय माने गए परिसर अंदर से टूट गए। पहाड़ों के भीतर छिपे कमांड सेंटर बंद हो गए। दशकों में बने गोदाम और उत्पादन केंद्र कुछ सेकंड में नष्ट हो गए। MOP का इस्तेमाल अभियान में उग्रता के एक नए स्तर का संकेत था। इससे साफ हुआ कि अमेरिका सिर्फ नए 5,000 पाउंड के GBU-72 बंकर बस्टर्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि सबसे कठिन लक्ष्यों पर अपने सबसे भारी पारंपरिक बम भी छोड़ने को तैयार है। इन हथियारों के संयोजन ने ईरान के भूमिगत सुरक्षा के आखिरी भ्रम को भी दूर कर दिया है। अब कोई भी बंकर इतना गहरा नहीं है, कोई भी शस्त्रागार इतना छुपा हुआ नहीं है और कोई भी खतरा पहुंच से बाहर नहीं है। MOP ने सिर्फ इमारतें, सुरंगें ही नहीं, बल्कि तेहरान की उस अजेयता की भावना को भी मिटा दिया जिस पर वह वर्षों से भरोसा करता आया था। दिखाया कि मजबूत ठिकाने भी असुरक्षित हैं। अभियान में MOP ने सबसे गहराई में छिपे खतरे खत्म किए। फिर अगली परत के लिए GBU-72 उपयुक्त था, जो 17 मार्च के हमलों में दिखा। लक्ष्य मिसाइल बैटरियां थी, जिनमें खलीज फार्स और नूर सिस्टम लगे थे। ये खतरनाक हथियार है। ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर सकता है और टैंकरों को दर्जनों मील दूर से मार सकता है। अक्सर चालक दल को हमले का पता नहीं चलता। सिस्टम सक्रिय रहते, जहाज खतरे में रहते थे। भूमिगत भंडारण और लॉन्च साइट्स पर हमले के बाद हालात बदल गए। छिपी जगहें न होने से मिसाइलों की बढ़त और जहाजों पर खतरा कम हो गया। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक पर यातायात फिर से शुरू कराने के अहम कदमों में से एक है। और जैसे जैसे वह आवागमन फिर से शुरू होने लगता है, तेल की कीमतों पर दबाव कम होने लगता है, जो आखिरकार ईंधन और खाने जैसी रोजमर्रा की लागतों में दिखता है। ये तटीय हमले कई हफ्तों से बिना रुके चल रहे कहीं बड़े हवाई अभियान का सिर्फ एक हिस्सा है। इसकी खासियत है कि अमेरिका तीनों लंबी दूरी के बॉम्बर्स B-2, B-1
और B-52 का एक साथ उपयोग कर रहा है। हर एक का अपना काम है और जब आप इन्हें मिलाते हैं तो ये लगातार दबाव का चक्र बना देता है। ईरान पर हमला होता है, वह संभलने की कोशिश करता है और फिर उसे दोबारा हमला झेलना पड़ता है, इससे पहले कि वह फिर से संगठित हो सके। ये आमतौर पर B-2 स्पिरिट से शुरू होता है, जो स्टेल्थ बॉम्बर है और बिना दिखाई दिए रक्षा प्रणालियों को चकमा देकर पार निकलने के लिए बना है। इसका आकार रडार से बचाता है और सतह सिग्नल सोखती है, जिससे यह महाद्वीपों में उड़ सकता है और पहचानना मुश्किल होता है। ये मिशन अक्सर व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस मिसौरी से शुरू होकर हवा में ईंधन भरते हुए दर्जनों घंटों तक चलते हैं। अभियान की शुरुआत में B-52 ने सबसे गहरे और सबसे सुरक्षित लक्ष्यों को निशाना बनाया, जैसे फोर डाउ और नटान जैसे स्थानों पर, जहां विशाल बंकर बस्टर का इस्तेमाल करके भूमिगत सुविधाओं को ध्वस्त किया गया। अब ध्यान थोड़ा बदल गया है। वे GBU-72 से तटीय मिसाइल ठिकानों और सुरक्षित प्रक्षेपण क्षेत्रों को निशाना बना रहे हैं। ये लक्ष्य अब भी कठिन है, सिर्फ सबसे गहरे नहीं, क्योंकि B-2 छुपा रहता है। ये सबसे पहले हमला कर सकता है, मुख्य रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर सकता है और आगे आने वाली हर चीज के लिए रास्ता खोल सकता है। जैसे ही उन रक्षा प्रणालियों को कमजोर किया जाता है, सब कुछ तेज हो जाता है। यही समय है जब B-1B लांसर आते हैं। ये जेट तेज है और पंख पीछे मुड़ने पर सुपरसोनिक रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। अब कई यूके के RAF फेयरफोर्ड में तैनात हैं, जिससे ईरान की दूरी घटती है और वे तेजी से ज्यादा मिशन कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चरण गति पर निर्भर करता है। हर एक विमान 75,000 पाउंड हथियार, बंकर बस्टर, प्रिसीजन बम और क्रूज मिसाइलें ले सकता है। जब B-2 सबसे कठिन लक्ष्यों को तोड़ देते हैं तो B-1 तेजी से आगे बढ़ते हैं और जो बचा है उसे निशाना बनाते हैं। कमांड सेंटर, मिसाइल असेंबली साइट्स और शेष तटीय बैटरियां। कुछ मामलों में GBU-72 को बाहरी माउंट्स पर ले जाकर सिस्टम की लचीलापन दिखाया गया है। उनकी तेजी और भारी भार से वे एक ही उड़ान में कई लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं, जिससे ईरान के लिए उपकरण हटाना या फिर से संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस की बारी आती है, जो अलग ताकत लाता है। ये विमान शीत युद्ध के समय से मौजूद है, लेकिन आज भी भारी मारक क्षमता रखते हैं। कई अभी भी RAF फेयरफोर्ड से संचालित हो रहे हैं और तुरंत रवाना हो सकते हैं। एक B-52 घंटों तक हवा में रह सकता है, बार बार चक्कर लगाकर हमला कर सकता है या सुरक्षित दूरी से क्रूज मिसाइलें दाग सकता है। इस अभियान में उन्होंने नेटवर्क, हवाई अड्डों, ईंधन डिपो, मिसाइल बैटरियों और सहायक स्थलों पर ध्यान दिया है। और क्योंकि B-52 स्टिल्थ नहीं है, उसकी मौजूदगी बहुत कुछ कहती है। यह दिखाता है कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली इतनी कमजोर हो गई है कि अब बड़े और साफ दिखने वाले बॉम्बर भी बहुत कम जोखिम के साथ काम कर सकते हैं। जब आप इसे एक साथ देखते हैं तो यह एक रिले की तरह काम करता है। B-2 पहले चुपचाप कठिन लक्ष्य नष्ट करते हैं। B-1 तेजी और मारक क्षमता के साथ उनके बाद आते हैं, नुकसान बढ़ाते और दबाव बनाए रखते हैं। B-52 लड़ाई में टिके रहते हैं, जो बचा है उसे खत्म करते हैं और दोबारा चालू न होने देते। यह चक्र बार बार दोहराया जाता है और समय के साथ इसका असर बढ़ता जाता है। हजारों ठिकाने नष्ट हो चुके हैं, जैसे तेहरान के पास कमांड सेंटर, खाड़ी के नौसैनिक अड्डे और जहाज़ों पर हमलों को समर्थन देने वाले भूमिगत मिसाइल स्थल। और सुनिए, अगर आप अब तक मेरे साथ हैं इस सारे बंकर बस्टिंग हंगामे के बाद, तो उस लाइक बटन को दबा दीजिए। आज यही एक चीज़ है जो फटेगी, लेकिन आपकी किराने की बिल नहीं बढ़ाएगी। अगर आप अगला अपडेट तेल बाजारों से पहले पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझने के लिए कि बमवर्षक इतनी आज़ादी से कैसे काम कर पा रहे हैं, आपको थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा कि यह पूरा संघर्ष शुरू कैसे हुआ था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 28 फरवरी को तब शुरू हुआ जब अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने तेहरान में शीर्ष नेतृत्व की बैठक के संकेत पाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दिन पहले अंतिम आदेश दिया, जिसके बाद सब कुछ तेजी से हुआ। कुछ घंटों में दर्जनों विमान, क्रूज मिसाइलें और सटीक हथियारों के साथ उड़ान में थे। पहला लक्ष्य था एक झटके में शीर्ष कमान को खत्म करना। उस हमले में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनी, पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद, रक्षा मंत्री और सशस्त्र बलों के प्रमुख समेत कई वरिष्ठ हस्तियां मारी गईं। इजरायली जेट्स ने लक्ष्यों पर हमला किया, वहीं अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइलों और गाइडेड बमों ने
तेहरान व अन्य शहरों के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। भौतिक हमलों के साथ साथ साइबर हमलों ने इंटरनेट पहुंच बाधित कर दी और कुछ समय के लिए राज्य टेलीविजन पर भी कब्जा कर लिया। नतीजा ये हुआ कि हर स्तर पर भ्रम फैल गया, ठीक उसी समय जब बम गिर रहे थे। पहले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ। अब वो संख्या लगभग 10 गुना बढ़ गई है। तेहरान और अन्य शहरों के वायु रक्षा सिस्टम पहले नष्ट हुए, जिससे बाद की सभी कार्रवाइयों के लिए हवाई रास्ता साफ हो गया। मिसाइल बैटरियां, रडार साइट्स और कमांड हब्स शुरू में ही नष्ट हुए। पिछले साल पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी परमाणु संबंधित सुविधाओं पर फिर से हमला किया गया और नई रॉकेट बना रही मिसाइल फैक्ट्रियों पर भी जोरदार प्रहार किया गया। ईरान ने तुरंत ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 4 शुरू किया, जिसमें 1200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और करीब 2000 ड्रोन इजराइल व क्षेत्र भर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की ओर, जिनमें बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और सऊदी अरब के ठिकाने शामिल थे, भेजे। हिजबुल्लाह ने लेबनान से रॉकेट दागने शुरू कर दिए। उन हथियारों में से कुछ अपने लक्ष्य तक पहुंच गए और नुकसान तथा हताहतों का कारण बने, लेकिन अधिकांश को उन बहुस्तरीय रक्षा प्रणालियों ने रोक लिया जिन्हें समय के साथ विकसित किया गया था। फिर भी प्रतिक्रिया से हालात के तेजी से बिगड़ने का पता चला। इससे पता चला कि ईरान ने एक रात में अपने मिसाइल भंडार का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। शुरुआती झटके के बाद अभियान स्पष्ट रूप से आकार लेने लगा। पहला हफ्ता नेतृत्व और वायु रक्षा पर केंद्रित था, जिसमें मुख्य निर्णयकर्ताओं को हटाने और आने वाले विमानों के लिए खतरा बन सकने वाली प्रणालियों को निष्क्रिय करने का लक्ष्य था। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को, जिनमें रूस से प्राप्त प्रणालियां भी शामिल थी, एक एक करके खोजकर नष्ट कर दिया गया। इसलिए बाद के मिशनों में गैर स्टेल्थ विमानों को कम जोखिम के साथ ईरानी हवाई क्षेत्र के भीतर गहराई तक भेजा जा सका। ईरानी नौसेना को शुरुआती नुकसान हुआ। एक फ्रिगेट डूबी, जिससे उनकी प्रतिक्रिया क्षमता और कमजोर हुई। दूसरे हफ्ते तक आते आते ध्यान बदल गया। अब ध्यान मिसाइल भंडार और ऊर्जा अवसंरचना पर है। उन उत्पादन स्थलों को निशाना बनाया गया जहां नई बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जाती थी, जिससे ईरान की पहले दागी गई मिसाइलों को बदलने की क्षमता धीमी हो गई। इस्फहान जैसे स्थानों पर बची हुई परमाणु संबंधित सुविधाओं पर फिर से हमला किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुछ भी जल्दी से फिर से शुरू न हो सके। उसी समय ईरान ने हालात को और गंभीर करने की कोशिश की और होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की ओर कदम बढ़ाया। बारूदी सुरंगें बिछाई गई, जहाजों पर हमला हुआ और जीपीएस सिग्नल जाम किए गए, जिससे नेविगेशन बाधित हुआ। लेकिन इसका नकारात्मक पहलू भी था। इन कदमों से साफ हुआ कि ईरान के तटीय रक्षा तंत्र कहाँ सबसे मजबूत है, जिससे उन्हें निशाना बनाना आसान हुआ। तीसरे हफ्ते तक, जो कि लगभग मार्च के मध्य का समय था, अभियान और भी सीमित हो गया। ध्यान सीधे उन तटीय खतरों पर केंद्रित हो गया जो वैश्विक शिपिंग को बाधित कर रहे थे। इसी वजह से 17 मार्च को बंकर बस्तर हमले हुए। उस समय तक अभियान के प्रत्येक चरण ने ईरान को अलग अलग तरीके से कमजोर कर दिया था। मिसाइल प्रक्षेपण में तेज गिरावट आई थी क्योंकि फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा था और भंडारण स्थलों को नष्ट कर दिया गया था। कमांड और कंट्रोल खत्म हो गया था क्योंकि नेतृत्व हटा और संचार केंद्रों पर हमला हुआ। इसी समय आर्थिक प्रभाव भी बनने लगा था। ईरान के मुख्य टर्मिनलों से तेल निर्यात घटने से सरकार की आय कम हुई और इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। वैश्विक बाजारों ने प्रतिक्रिया दी, टैंकरों के मार्ग बदल गए और कीमतें बढ़ी। इजरायली हमलों ने प्रमुख गैस अवसंरचना जैसे साउथ पार्स को निशाना बनाया, जिससे दबाव बढ़ गया। यह क्षेत्र कतर के साथ साझा है और दुनिया की प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा आपूर्ति करता है। उस कदम ने दाव को फिर से बढ़ा दिया और इसी तरह यह अभियान इस मुकाम तक पहुंचा। हर कदम पिछले पर आधारित था, जिससे रक्षा कमजोर हुई, क्षमताएं घटी और प्रमुख लक्ष्य उजागर हुए। बम वर्षकों ने तटीय मिसाइल ठिकानों पर हमला तब किया जब सारी तैयारी हो चुकी थी। जो अचानक बढ़ी हुई स्थिति दिखी वह दरअसल एक योजनाबद्ध श्रृंखला का परिणाम थी, जिसने शुरुआती गति को दबाव में बदलकर युद्ध का रूप बदल दिया। हताहतों की संख्या से संघर्ष की तीव्रता साफ है। ईरान की तरफ हजारों सैन्य मौतें और उससे ज्यादा घायल हुए हैं, लेकिन मामला सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है। जो फैक्ट्रियां पहले प्रतिस्थापन तैयार करती थी वे या तो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं या पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इसलिए युद्ध के मैदान पर जो भी खोया गया है वो जल्दी वापस नहीं आने वाला। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अब तक 13 सैन्य कर्मियों को खोया है, जिसमें K-135 ईंधन भरने वाला विमान का दल और ईरान की जवाबी कार्रवाई में निशाना बने ठिकानों पर मारे गए कर्मी शामिल है। इसराइल में मिसाइल हमलों से दर्जनों नागरिक और सैनिक हताहत हुए हैं। पड़ोसी खाड़ी देशों ने भी
भटके विस्फोटकों से नुकसान की सूचना दी है। इंसानी कीमत पूरे क्षेत्र में फैलकर सभी को प्रभावित कर रही है। हवाई युद्ध भी बेहद तीव्र रहा। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी F-35 लाइटनिंग डो पर हमला किया, जिससे उसे पास के अमेरिकी बेस पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी। वॉशिंगटन ने अभी विमान गिराए जाने की पुष्टि नहीं की, लेकिन यह दिखाता है कि आसमान पर मुकाबला कितना कड़ा हो गया है और उन्नत विमान भी अजेय नहीं है। पैटर्न साफ है। ईरान अपने लोग, उपकरण और बुनियादी ढांचा इतनी तेजी से खो रहा है कि उसकी भरपाई नहीं हो पा रही। अमेरिकी और सहयोगी देशों की हानि कम है। हर बंकर या भूमिगत स्थल के नष्ट होने से तेहरान की जवाबी क्षमता कमजोर होती है और दबाव बढ़ता है, जबकि अमेरिकी अभियानों की गति लगभग समान है। बम वर्षक अभियान में छुपकर हमला करने की क्षमता, गति और सहन शक्ति का मिश्रण है, जिससे वे उन भूमिगत लक्ष्यों को निशाना बनाते हैं जिन्हें अन्यथा जोखिम भरे जमीनी हमलों की जरूरत पड़ती। हर मिशन पिछले मिशन पर आधारित है। जो ईरान ने वर्षों में जो रक्षा परतें खड़ी की थी उन्हें हटाता है। हालांकि हवाई शक्ति सिर्फ एक हिस्सा है। A-10 वर्थॉक्स और अपाचे हेलीकॉप्टर जलडमरू मध्य की निगरानी करते हैं। ड्रोन, तेज हमला नौकाएं और वे बारूदी सुरंगें नष्ट करते हैं जिन तक बड़े बम वर्षक नहीं पहुंच पाते। पानी के ऊपर नीचा उड़ते हुए वे नौसेना के जहाजों को वही अतिरिक्त निगरानी और मारक क्षमता देते हैं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अभी सैनिक भेजने का विकल्प नहीं है, लेकिन अगर तेहरान अंतिम प्रयास करे तो यह विकल्प खुला है। ये अभियान केवल बमबारी नहीं बल्कि समन्वित बहुस्तरीय प्रयास है जो पूरे युद्ध को नियंत्रित करता है। स्टेल्थ विमान सबसे कठिन लक्ष्यों पर पहले हमला करते हैं। तेज बमवर्षक विमान दरारें बढ़ाते हैं। फिर लंबी दूरी की क्षमताएं बाकी बचे को धीरे धीरे कमजोर करती है। हर मिशन का संदेश एक होता है। नियंत्रण अमेरिका के हाथ में है। ईरान की बढ़तें खत्म हो रही हैं और दबाव में ताकत का संतुलन बदल रहा है। क्या ईरान ने हालिया हमले चुपचाप सह लिए? नहीं। ईरान में इन नए बंकर बस्टर हमलों पर जोरदार और गुस्से भरी प्रतिक्रिया हुई है। राज्य टेलीविजन और रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने नुकसान को कम करके दिखाने की कोशिश की है, ये दावा करते हुए कि भूमिगत ठिकाने ज्यादातर खाली थे या फिर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों ने प्रभाव को सीमित करने में कामयाबी पाई। ईरान ने जवाब में और बाधाएं पैदा करने की धमकी भी दी है, जिसमें पड़ोसी देशों की ऊर्जा सुविधाओं जैसे कतर के रस लाफान हब को निशाना बनाना शामिल है। पेंटागन के नेता प्रगति को लेकर संकोच नहीं कर रहे हैं। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन ने कहा कि अभियान जीत रहा है और अब तक के सबसे बड़े स्ट्राइक पैकेज आ रहे हैं। ईरान से बैलिस्टिक और ड्रोन हमले 90% घट गए हैं क्योंकि फैक्ट्रियां और लॉन्च साइट्स अब नहीं हैं। इस तरह की कार्रवाई दबाव बनाए रखती है और दिखाती है कि अमेरिका अब भी आगे है। नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनी ने सत्ता संभालने के बाद अपने पहले बड़े बयान में कहीं ज्यादा सख्त रुख अपनाया। उन्होंने मारे गए लोगों के खून का अंतहीन बदला लेने की कसम खाई। वादा किया कि होर्मुज जलडमरू मध्य को जितना संभव हो सके बंद रखा जाएगा और चेतावनी दी कि अगर क्षेत्र में सभी अमेरिकी ठिकाने खुले रहे तो उन पर हमले होंगे। तेहरान का संदेश युद्ध को ईरानी जनता के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली आक्रामकता दिखाता है। वे बंकर बस्टर बम गिराने को ईरान की रक्षा क्षमता नष्ट करने की बड़ी योजना का हिस्सा बताते हैं। IRGC ने खुले तौर पर अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल असममित जवाबी कार्रवाई के लिए करने की बात कही है। इसमें ड्रोन झुंडों का ज्यादा इस्तेमाल, समुद्री मार्गों में बारूदी सुरंगें बिछाना या दूसरे देशों में प्रॉक्सी समूहों को सक्रिय कर अमेरिकी और सहयोगी लक्ष्यों पर हमला करना शामिल है। तेल बिक्री बंद होने और जरूरी चीजों के महंगे होने से आम ईरानियों को आर्थिक दर्द झेलना पड़ रहा है, जिससे सरकारी जिद के नीचे नाराजगी है। ईरान के अंदर अव्यवस्था उतनी गहरी है जितनी कोई भी सरकारी टेलीविजन पर स्वीकार नहीं करता। आम लोग हर दिन सच्चाई को अपनी आंखों से देखते हैं। बिजली कटौती बढ़ गई है, रोटी पिछले महीने से ज्यादा महंगी हो गई है, अस्पतालों में दवाइयां कम है और कर्फ्यू के कारण ईद के जश्न फीके हैं। पहले चुप रहने वाले युवा अब उन नेताओं की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें मुसीबत में डाला। कट्टरपंथी और IRGC और हमलों के लिए दबाव डाल रहे हैं। फिर भी परिवार बस यही चाहते हैं कि बमबारी रुक जाए ताकि वे अपने बच्चों को खाना खिला सके। जो शासन कभी डर के दम पर सब कुछ नियंत्रित करता था, अब अपनी ही सड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए जूझ रहा है। अंदरूनी दरार ऐसा दबाव है जो किसी भी बंकर बस्टर से भी तेजी से सरकार को तोड़ सकता है। कट्टरपंथी इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन आम लोग सिर्फ बमबारी बंद चाहते हैं। अभियान अभी भी जारी है,
तो सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है वो ये है कि आगे क्या होगा। अगर जलडमरू मध्य जल्दी नहीं खुलता तो अमेरिका ईरान के तेल और गैस बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ाता रहेगा। वॉशिंगटन से संकेत मिले हैं कि शिपिंग बंद होने पर इन ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के पास कुछ मिसाइलें और ड्रोन बाकी है। वे अमेरिकी ठिकानों या इजरायली शहरों पर हमलों की एक और बड़ी लहर चला सकते हैं ताकि दिखा सके कि वे खत्म नहीं हुए। इराक, यमन और लेबनान में उनके प्रॉक्सी समूह अपनी गतिविधियां बढ़ा सकते हैं, हालांकि कई अब कमजोर हो गए हैं। एक और रास्ता यह हो सकता है कि तीसरे देशों के माध्यम से चुपचाप कूटनीतिक बातचीत की जाए ताकि लड़ाई में किसी तरह का विराम मिल सके। दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है और किसी मोड़ पर इसकी कीमत उन्हें बातचीत की ओर धकेल सकती है। इस युद्ध ने दिखाया है कि आधुनिक बंकर बस्टर और समन्वित बम वर्षक अभियानों से गहराई में दबे लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और किसी भी अन्य छिपे परमाणु कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, जिन्हें फिर से बनाने में साल लगेंगे। क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल रहा है। हालात सामान्य होने पर ईरान का प्रभाव कम हो सकता है। इस संघर्ष ने सभी को दिखाया कि होर्मुज, जलडमरू मध्य जैसे संकरे समुद्री मार्ग दुनिया भर के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। जो सिलसिला फरवरी के अंत में नेतृत्व पर हुए हमलों से शुरू हुआ था, वही पैटर्न अब तट के किनारे चल रहे मौजूदा काम में भी एक एक सावधान कदम के साथ जारी है। 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम एक बहुत बड़े घटनाक्रम में बस ताज़ा कदम थे। आने वाले दिनों और हफ्तों में क्या होता है वही तय करेगा कि संघर्ष रुकेगा या बढ़ेगा। अभी बम वर्षक विमान उड़ते रहेंगे। कीमतें अभी भी ऊंची बनी हुई है और पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है कि आगे क्या होता है। अगर आप आगे की हर खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो अगर ये वीडियो आपको जोड़े रख पाया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि कोई अपडेट छूट न जाए। अगले वीडियो में मिलेंगे। सतर्क रहे।